अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध से हुई मुबैना करप्शन का केस आज एहतसाब अदालत रावलपिंडी में सुना गया। जाली अकाउंट केस की पहली बाकायदा समाअत हुई। आसिफ जरदारी और फरियाल टालपुर अदालत में पेश हुए, लेकिन केस के पहले ही दिन ट्विस्ट देखने में आया। केस की दो मुल्जिम खवातीन किरण और नौरीन अचानक से नमदार हुई और अदालत से कहा कि हमारा नाम मुल्जिमान में है, लेकिन हम गवाही देने को तैयार हैं। हमने चेयरमैन नैब को भी दरखास्त लिखी है। जज अरशद मलिक ने खवातीन मुल्जिमान से सवाल किया, क्या आप वादा मुआब गवाह बनेंगी, जिस पर दिगर मुल्जिमान के वकला ने मुखालफत कर दी और मौक़िफ़ अपनाया कि वादा मुआब गवाह बनने का ये कोई स्टेज नहीं है। अदालत ने दोनों खवातीन को अलग अलग तहरीरी दरखास्तें जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत 16 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब पंजाब में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को 17 अप्रैल तक जमानत में तौसी मिल गई है। लाहौर हाई कोर्ट में होने वाली समाअत में अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल पूछा कि आप किस केस में हमजा को गिरफ्तार करना चाहते हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि हमजा शहबाज के खिलाफ 3 केसेस नैब लाहौर में जेर तफ्तीश हैं। आमदन से जायद असासा केस में हमजा को गिरफ्तार करना है। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि नैब हमारे खिलाफ शवाहिद दे, हम जवाब देंगे। उनके मुवक्किल बेगुनाह हैं। अदालत ने नैब को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोकते हुए 1 करोड़ रुपए के जमानती मचलकों के एवज 17 अप्रैल तक उबूरी जमानत मंजूर कर ली। उधर नैब ने दावा किया है कि आमदन से जायद असासाजात केस में मुल्जिम मुश्ताक अहमद को दुबई फरार होते हुए गिरफ्तार किया गया है। नैब की जानिब से दावा किया गया है कि मुल्जिम हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के लिए फ्रंटमैन का किरदार अदा करता रहा, जबकि मुल्जिम ने 50 करोड़ रुपए सलमान शहबाज के अकाउंट में भी मुंतकिल किए। दूसरी जानिब नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को बुध को तलब कर लिया है। तो आज की इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद साहब। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी ने, और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक चौधरी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सिंध से हुई मुबैना करप्शन केस का आज एहतसाब अदालत रावलपिंडी में केस सुना गया। पहली समाअत हुई और पहली समाअत में ही हमने एक ट्विस्ट देखा कि 2 खवातीन मुल्जिमान जो हैं वो सामने आई और उन्होंने कहा कि हम गवाह बनना चाहते हैं। क्या ये ड्रामाई सूरत हाल रही? देखिए, जो खवातीन जिन्होंने अपने आप को पेश किया है वादा माफ गोई के लिए, इस पर तो फैसला अब अदालत ने करना है कि उनकी क्या स्टेटस है, और फिर ज़ाहिर इस बात पर बहस होगी कि कौन जो है वो वादा माफ गोई पर पूरा उतरता है, कौन पूरा नहीं उतरता है। वैसे भी ये केस का आगाज़ है, इब्तदाई मराहल हैं, अभी आगे इस पर पता नहीं कितने ट्विस्ट आने हैं, तो उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन देखना ये है कि आज मसलन इस्लामाबाद में कामिल अली शाह साहब पेश हुए, इस्लामाबाद में आज आसिफ जरदारी साहब और फरियाल टालपुर साहब पेश हुई, लाहौर में हमजा शहबाज शरीफ पेश हुए। 2 रोज़ बाद जो है शहबाज शरीफ साहब ने पेश होना है। अगले 1-2 रोज़ में ख्वाजा आसिफ साहब की पेशी भी मतवक्को है। तो इस तरह से एक सिलसिला जो है वो चल रहा है मुसलसल, और एक लीगल प्रोसेस जारी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिन के वक्त तो लीगल प्रोसेस होता है, अदालतों में मामला जाते हैं, वो एहतसाब अदालतें हों या ज़मानत के लिए कोई जाए या कोई ट्रायल कोर्ट हो। लेकिन शाम को जो है एक और जो है तरह के मुकदमात शुरू होते हैं। कोई ना कोई नैब का नुमाइंदा या कोई ना कोई हुकूमती नुमाइंदा किसी न किसी टीवी चैनल पर आता है और आके वो जो दावा करता है कि उसके पास जो है सबूतों का अंबार है और ट्रांजैक्शन मिल गई, और जो ये कहा जाता है कि वादा माफगुआ मिल गए, और ये बताया जाता है कि वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे इंकशाफात किए हैं जिनके नतीजे में जो मुकदमा है वो बहुत जल्द वाइंड अप हो जाएगा। आज भी आपने देखा होगा कि मुश्ताक चीनी साहब नामी एक शख्स को गिरफ्तार करने की बात की गई और कहा गया कि ये मुबैना तौर पर फ्रंटमैन है शरीफ ख़ानदान का। फिर उसी शख्स के बारे में शरीफ ख़ानदान कहता है कि ना तो ये हमारा शुगर मिल का कभी मैनेजर था और ना ही हम इसे जानते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो नैब के लोग हैं या जो लोग मुकदमात में इस्तगासा की तरफ से पेश होते हैं, उनके पास जो टीवी पर जो सबूत होते हैं वो बड़े मजबूत होते हैं, बड़े शानदार होते हैं, बड़े जानदार होते हैं, और लगता यूँ है कि अगले चंद रोज़ में, अगले चंद महीनों में फैसला हो जाएगा। आपको याद होगा जिस तरह डॉक्टर आसिम के केस में था कि अरबों करोड़ों अरबों रुपए की बताई गई कि जो है उसमें खुर्द बुर्द हुई है। बाद में वो मुकदमा अब कहाँ है ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, कराची में बैठे हुए हैं। तो मसला ये है कि जब नैब के प्रोसिक्यूटर और वकला जब जाते हैं अदालतों में
न जाने क्यों, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि न जाने क्यों वहाँ अपने इतने मजबूत शवाहद जो टीवी पे बहुत मजबूत नजर आते हैं, जो बड़े कंक्रीट होते हैं, उनको वो मटेरियलाइज क्यों नहीं कर पाते और वहाँ साबित करके मुलजमों को सजा क्यों नहीं दिलवाते। यही होता है कि जब मुकदमा मीडिया में होता है बहुत मजबूत होता है, जब अदालतों में जाता है तो अक्सर मामलात में वो मुकदमात जो हैं वो उतने मजबूत नहीं रहते, फिर कहीं या तो जमानत हो जाती है, कहीं या फिर बरियल हो जाता है, कहीं वो बरी हो जाते हैं और कहीं फिर जाके पता चलता है कि वो बिल्कुल साफ बच निकलते हैं, जिसके बाद जो है वो कफ़े अफसोस मिलते हैं लोग कि हमने तो समझा था कि करोड़ों रुपए अरबों रुपए वापस आ रहे हैं, लेकिन पता ही चलता है कि ना कोई करोड़ों आए ना कोई अरबों आए, बल्कि उल्टा उन केसों को मुकदमात को साबित करने के लिए सरकारी खजाने से करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। ठीक, अनवार हाशमी साहब, ये जो चलन इस वक्त है, जाहिर है कि मीडिया में जो दिखाए जाते हैं, जो इल्जामात लगाए जाते हैं और उसके बाद जो सबूत फराहम किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं और उसके बाद निकलता उतना नहीं है, जिसके ऊपर अदालतों से ही, जाहिर है कि जब सबूत पूरे नहीं होंगे तो अदालतों से ही रिलीफ मिलेगा, प्रोसिक्यूशन आपकी कमजोर होगी तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट भी जरूर मिलेगा। ये इससे खुद इदारों की अपनी साख कितनी मुतासिर हो रही है, खुसूसन अगर नैब के हवाले से बात करें? देखिए, तारिक साहब की बातों से मैं 100% इत्तफाक करता हूँ। दूसरी बात यह है कि एक लंबी लिस्ट है कि अप्रैल में रमज़ान से पहले जो है वो सारी पेशियाँ हैं। आसिफ अली जरदारी को तारीखें मिली हैं अप्रैल की, हमजा शहबाज को, शहबाज शरीफ को, सलमान शहबाज को, नवाज़ शरीफ की पेशी हैं। कल शहबाज शरीफ और हमजा की दोबारा पेशी है एहतसाब अदालत में और एहतसाब ऑफिस में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया वाले केस की जो है वो अपील सुनी जाएगी, जिससे नवाज़ शरीफ ने इस्तिस्ना मांगा है बीमारी की वजह से। तो अप्रैल में ये सारी गेम चलती रहेगी, लेकिन बुनियादी नुकता वही है जो तारिक साहब बयान कर रहे हैं। मसलन अभी जो आसिफ अली जरदारी से हट के जो लाहौर में सबसे बड़ा केस 3 दिन जो है वो मीडिया पे रहा है, वो हमजा शहबाज का रहा है। तो उसके पीछे भी अगर आप कहानी देखें तो हैरान कुन कहानी है कि 2 अफराद जो है वो पकड़े गए किसी शक की बुनियाद पे। खालिक दाद और एक कयूम नाम का शख्स है, जिसके बारे में यानी कि हमजा के एडवेंचर से 2 दिन पहले इंकशाफ हुआ कि ये कुछ मनी चेंजर्स के पास ऐसी अमाउंट जमा कराया करते थे जिनका शायद ये शरीफ फैमिली से ताल्लुक़ है। तो अभी ये शायद पे बात चल रही थी कि हमजा शहबाज के वारंट निकाल के उनके वालिद के घर पे धावा बोल दिया गया और फिर नैब को जो सुबकी हुई वो आपके सामने है। क्योंकि आज जो हाई कोर्ट में जो नुक्ता उठाया गया है कि जब नैब से पूछा गया है कि आपको किस चीज़ में गिरफ्तारी चाहिए, वो तो आप अभी बात प्रोग्राम में कर चुके हैं, लेकिन असल नुक्ता ये है कि जो 10 रोज़ पहले इतला देने का हाई कोर्ट ने कहा था, नैब से पूछा गया कि क्या आपने हमारे फैसले को पहले चैलेंज किया अदालत में, तो नैब ने कहा कि नहीं, हमने चैलेंज नहीं किया। तो अगर चैलेंज नहीं किया तो हाई कोर्ट ने कहा कि वो फैसला तो बरकरार है, लिहाजा आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते और 17 अप्रैल तक आगे भेज दिया। तो 3 दिन की नैब की जो दावे थे वो 1 सेकंड में इस अंदाज में ज़ाय हुए कि ना तो वो कानून और आइन के मुताबिक तैयारी करके जा रहे हैं और राह चलते हुए गवाह पकड़ के पूरे के पूरे ख़ानदान को जो है वो उनके रिमांड और वारंट जारी कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल जहां तक पहुंची है कि जो आने वाला बजट है जिस पे इमरान खान की हुकूमत पूरा डिपेंड कर रही थी, जब उसने दावे किए थे, उसको ख्वाब नजर आए थे कि 3000 जो अरब डॉलर है वो मैं नवाज शरीफ से निकलवाऊंगा और कितने हजार डॉलर जो है वो मैं आसिफ अली जरदारी के खानदान से निकलवाऊंगा। तो टोटल उन्होंने साबित कर दिया था कि 100 दिन में अगर मैं हुकूमत का सारा जो है वो मिजाज और मईशत चेंज न कर सका तो आप मेरा नाम तब्दील कर दीजिएगा। तो अब आपके सामने ही आप मईशत बेहतर जानते हैं कि ये रिकवरी तो अभी बहुत दूर की बात है, एक लंबा सफर है। आज जो वजीर रफत से भी पहले बात कर लेते हैं। रफत, सानिया मॉडल टाउन के बाद मॉडल टाउन एडवेंचर, ये मॉडल टाउन एडवेंचर जो इस वक्त आपने देखा, उसके बाद जाहिर है कि ऑपोजिशन इस वक्त कह रही है कि असल चीज करप्शन नहीं है बल्कि महंगाई है, महंगाई का तूफान है। हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, जो इस वक्त कारकर्दगी है, हुकूमत जस्टिफाई नहीं कर पा रही अपनी कारकर्दगी को, लिहाजा करप्शन का राग अलापा जा रहा है। हालांकि जो नैब का काम था वो नैब को करने देते हैं, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी जो है वो इन चीजों में जो है वो चाहे वो मीडिया टॉक्स हो या और चीजें उसमें नजर आती है। जी रफत, क्या कहेंगे आप? देखिए इमरान, 3000 अरब की जो बात हो रही थी वो तो मुराद सईद का बड़ा मशहूर क्लिप है जो कि हर टीवी चैनल पर चलता है और जिस अंदाज से उन्होंने दावा किया था
तो अब तक तो सारे मामलात हल हो जाने चाहिए थे। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा, ये एक महज इत्तेफाक ही है कि जो तारिक बात कर रहे हैं, जो हाशमी साहब बात कर रहे हैं, इत्तेफाक से कि मौक़िफ़ मेरा भी वही है, मगर इससे ये तासुर जाएगा जिस तरह के हम कोई बहुत मुखालफत में तीनों की राय एक हो रही है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि बहुत उम्मीदें थी लोगों को, आम वोटर को, लोगों ने उम्मीद के साथ तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, लेकिन वो मायूसी हो रही है। और अब ये राय बहुत उभर कर सामने आ रही है, जो जिस तरह की गिरफ्तारियां, छापे, ऐसा लगता है कि पूरी हिज़्ब इख्तिलाफ को एक मनसूबा बंदी के तहत इंगेज किया जा रहा है। फिर आपने ये देखा कि और अदालतों में इंगेज किया जा रहा है, कभी नैब की तरफ से, कभी नोटिस की तरफ से, अदालत में नहीं कहूँगा, इन कानूनी मामलात में उलझाया जा रहा है। फिर इसके साथ साथ आपने देखा कि फिर एक नया शोशा आया था, इतवार के दिन ही वो उभरा था कि इन तारीखों में भारत हमला करेगा। तो वो बात नफीसा शाह जो पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली हैं, उन्होंने बहुत सही बात कही कि कोई अगर इतना ख़तरा था तो उस हवाले से क्या तैयारी है, क्या मामलात हो रहे हैं, हम कोई मीटिंग, कोई लोगों का मिलकर बैठना, तो कोई चीज़ नहीं है। पहले कौमी सलामती का एक इजलास जरूर होना चाहिए, अगर इतना सीरियस इशू है इमरान। लेकिन ये हुकूमत तो सिर्फ बिना के इजलास बकसरत करने पे ऐसा लगता है कि काबीना का इजलास अब रोज़ाना की बुनियाद पर होने लगा है। तो ये वहाँ अपनी चीज़ें ले जा रहे हैं। मायूसी हुई है, माशी पॉलिसियों में मायूसी हुई है, आप महंगाई देख लें, आप दीगर मसाइल देख लें, बातें तो बहुत खुशकुन हैं, लेकिन अमली इक़दामात वो नहीं कर पा रही है, नाकामी हो रही है अपने वादे पूरे करने में, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल सामने आ रही है। और इसमें सारा एज जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ को मिल रहा है, पीपल्स पार्टी को मिल रहा है, आपने मुस्लिम लीग नून को मिल रहा है। आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान किस तेजी से फाल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मौलाना अगर फाल हुए हैं तो उनके पीछे कोई लाइन नहीं है या वो उनके पीछे फॉलोइंग नहीं है, उनकी फॉलोइंग बेपनाह है। मौलाना फजलुर रहमान की जो फॉलोइंग है, और जाहिर है कि इस वक्त जो कानूनी मामलात में इस वक्त अपोजिशन है, उसके बाद कल नवाज शरीफ से मुलाकात जो है मौलाना फजलुर रहमान की है। तारिक चौधरी साहब इस वक्त जो एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, और हालिया पिछले दिनों जो है वो जरदारी साहब से भी उनकी बात हुई है, आप समझ रहे हैं कि इस वक्त फजलुर रहमान साहब जो है वो अपोजिशन के लिए एक उम्मीद की किरण होंगे, या उनका जो उनकी जो फॉलोइंग है, उनका जो मजहबी तबका है, जो उनके मदारिस हैं, ये आगे चल के कुछ काम कर सकता है इस वक्त मुश्किलात में घिरी अपोजिशन के लिए? देखें, फजलुर रहमान साहब हों या नवाज शरीफ हों या असद जरदारी, बिलावल भुट्टो या कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को सियासी बुनियाद पर सड़कों पर निकाला जा सकता है। लेकिन लोग सड़कों पर निकलेंगे उन मसाइल के लिए जिनका जिक्र अभी रफ़त ने किया, और जिन मसाइल का पाकिस्तान का हर शहरी सामना कर रहा है। देखिए, आज हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी कुछ आज ने कहा कि जो मैशत है वो अब इस्तेहकाम की स्टेज पर आ गई है, ICU से निकल आई है और अब इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। अभी सिर्फ 4-5 दिन पहले उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि हम दिवालिया हो जाएं और दूसरी ऑप्शन ये है कि हम IMF के पास चले जाएं। तो ये दोनों चीज़ों में इतनी तेज़ी से तज़ाद आते हैं, हमारे कंट्राडिक्शन इतनी तेज़ी से आती हैं कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। कभी कहा जाता है कि मैशत बहुत अच्छी हो गई है, कभी कहा जाता है कि मैशत जो है बड़ी ख़राब है। कुछ दिन पहले का पुराना उनका मैं आज देख रहा था क्लिप, उन्होंने कहा कि रुपए को 57 रुपए से डॉलर की उसका एक्सचेंज रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आज उन्होंने एडवोकेट किया कम से कम 15 मिनट लगातार, आपने सुना होगा कि रुपए की कीमत होनी ही रैशनलाइज चाहिए, उसकी कीमत सियासी नहीं होनी चाहिए और उसकी कीमत जो है मैशत के बराबर होनी चाहिए। यानी ये है कि आज वो रुपए की जो इस वक्त पर एक्सचेंज रेट है उसको जस्टिफाई कर रहे थे। आप देखें कि बारी बारी एक दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, अगले दिन गैस की कीमत बढ़ती है, उससे अगले दिन LNG की कीमत बढ़ती है और उससे अगले दिन RLNG की कीमत बढ़ती है और उससे अगले रोज LPG की कीमत बढ़ती है। बारी बारी कीमतें बढ़ती हैं और अवाम पर बोझ पड़ता है। अवाम, ये जो अदारा शुमारी आता है वफाकी हुकूमत का, वो बता चुका है कि हमारे यहाँ शायख खुदों की कीमतों में कितनी कमी आई है। ADB की रिपोर्ट आपके सामने है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपके सामने है, यूनाइटेड नेशंस का जो अदारा है वो कहता है कि हमारी मैशत का जो ग्रोथ रेट है, और वजीर खजाना कह रहे हैं कि मैशत जो है वो राइट ट्रैक पर है। मैं चाहूंगा कि जरा कुछ पॉइंट्स जो है आप लोग भी, नेपाल से और मालदीव से भी कमजोर बताया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में
अगर लोगों को निकाला जाएगा तो लोगों के मसाइल निकालेंगे, लोगों की तकलीफें निकालेंगी, बेरोजगारी और जो उसरत है और जो नादारी है वो निकालेगी। फजल रहमान साहब ने या किसी और ने क्या निकालना है किसी। ठीक है, मैं चाहूंगा जरा एक दो पॉइंट्स है वो आप लोग भी नोट कर लीजिएगा ताकि उसके साथ मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि टैक्स मिनिस्टर है वो भी हुकूमत लेकर आ रही है और अभी फाइनल भी हो गया। और उसमें जो पिछली 2018 की स्कीम थी और इस स्कीम में जो बुनियादी फर्क है, मोटा मोटा जरा आपके साथ नाज़रीन मैं शेयर करता चलूं कि इस स्कीम में जो अब आएगी स्कीम, इसमें 10% अदायगी पर बेनामी असासे भी कानूनी बनाए जा सकते हैं। जो पिछली एमनेस्टी स्कीम थी उसमें बेनामी असासे जो है वो शामिल नहीं थे, इसमें बेनामी असासे जो है वो भी 10% अदायगी के ऊपर आप उनको कानूनी बना सकते हैं। फिर इसके अलावा पिछली एमनेस्टी स्कीम के मुकाबले जो नई एमनेस्टी स्कीम आएगी 3% अदायगी पर अनडिक्लेयर्ड सेल्स, प्रोडक्शन इन सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी को भी लीगल कवर दिया जाएगा। आने वाली टैक्स एमनेस्टी स्कीम में उन जायदादों पर भी जो है वो टैक्स वसूल किया जा सकेगा जो कि इस वक्त लिटिगेशन में है, जो कि जिनके फैसले अदालतों में हैं। फिर मजीद ये कि गुज़श्ता स्कीम के मुकाबले नई आने वाली स्कीम में जो जाहिर शुदा जो कैश रकम आप जो है वो वाइट करेंगे, बताएंगे, उनका बैंकों में होना लाजमी करार होगा। फिर दूसरा ये कि जो फॉरेन लिक्विड एसेट्स होंगे, जो बाहर आपकी इन्वेस्टमेंट और आपका मुनाफा, आपका पैसा है, वो पहले आपको अलाउ किया था 2% के ऊपर, अब उसको 5%। तो हुकूमत हर तरह से चाह रही है कि डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ पैसा जो है वो पाकिस्तान में आए। ये स्कीम अब कामयाब होगी या नहीं, क्योंकि जाहिर है कि ये 1 साल की स्कीम है। इससे पहले स्कीम में बात की गई थी, कहा यह गया था कि नो क्वेश्चन आस्क होगा, किसी से पूछा नहीं गया था, लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि बाकायदा नोटिस भी उनको जारी हुए। तो ऐसे में ये काला धन सफाद करने वाले लोग हैं वो इसके ऊपर कान धरेंगे या नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसके ऊपर हम बात करेंगे। वेलकम बैक जी। रफत साहब, बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले मुआशी कारकर्दगी के हवाले से, इस हुकूमत जो किस तरीके से डिलीवर कर रही है। वजीर ख़जाना कहते हैं कि हम राइट ट्रैक पे हैं, 1-1.5 साल लगेगा, उसके बाद सब सही हो जाएगा। और फिर ये एक और एमनेस्टी स्कीम, क्या आप समझते हैं बाबर ये तमाम टेक्निकल चीज़ें हटा दें, एक आम पाकिस्तानी समझेगा कि ये एमनेस्टी स्कीम जो है वो कुछ फ़ायदा देगी इस वक्त मईशत को? नहीं इमरान, मेरा जवाब होगा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हो सकता। और मैं कोई माहिर माशियात नहीं हूँ, मईशत पे कोई बहुत ज़्यादा मामलात को समझता नहीं, लेकिन मैं क्या आम आदमी भी इस बात को समझ रहा है, उससे नज़र आ रहा है कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। माजी में यही हुकूमत, इमरान खान की जो पार्टी थी वज़ीर आज़म की, ये सख्त खिलाफ थी और उन्होंने कहा था हम कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ। और बाद में जब एमनेस्टी अनाउंस हुई और तो उसके बाद उनसे जब इनकी हुकूमत आई तो पूछना शुरू हो गए, लोग परेशान हुए। तो मेरे ख्याल में कोई शख्स ये नहीं चाहेगा, क्योंकि इसमें शर्त ही ये होती है कि जब वो डिक्लेयर कर देता है तो उससे पूछा नहीं जाता कि ये पैसा कहाँ से आया। तो ये स्कीम नाकाम होगी, ये कभी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि इस वक्त डेस्परेट होकर हुकूमत सिर्फ पैसे जमा करना चाह रही है और उसके लिए हर हरबा हर तरीका इस्तेमाल करना चाहती है। जो 3000 अरब रुपए लाने का मंसूबा जो मुराद सईद वाला था, जब मैंने पहले भी कहा था, वो पाया तकमील को नहीं पहुंचा। इनके वुज़रा जो बातें करते हैं पैसा लाने की, अभी तक नवाज शरीफ साहब के साहबजादे को लाने के हवाले से तो सूरत हाल है जो इंटरपोल ने जवाब दिया है, तो ये उस महाज पर भी नाकामी हुई है। तो आप खुद बता दीजिए, ऐसे में कौन आदमी अब डिक्लेयर करेगा अपना पैसा कि इनको ज़रूरत है और वो डिक्लेयर कर दे? और इस बात की क्या ज़मानत है कि कुछ अरसे बाद यही हुकूमत एक यू टर्न लेगी? यू टर्न की इस्तेलाह बहुत इस हुकूमत के लिए चल रही है। तो वो ये कहेंगे नहीं अब इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी, इनसे हम पूछेंगे कि पैसा कहां से आया। तो मेरे ख्याल में एतमाद नहीं आ रहा किसी को भी। जी क्या कहेंगे हाशमी साहब, एक आम पाकिस्तानी किस तरह से इसे देखेगा? टेक्निकल चीज़ों को हटा दें, लेकिन हम ये 2 दर्जन, इससे पहले भी दर्जनों हमारी एमनेस्टी स्कीम्स आ चुकी हैं, लेकिन वो वर्केबल नहीं रही, उन्होंने काम नहीं किया। क्या इस बार असद उमर जिसकी बात करें, उन्होंने मशवरा भी दिया कि दोस्तों को मैं ये समझा रहा हूं कि एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठा ले, बाद में नहीं बोलना फिर कि पता नहीं चला। जी क्या कहेंगे हाशमी साहब? देखें ऐसी जो भी स्कीम जब भी आएगी वो डूबते को तिनके के सहारा के मुतरादिफ होती है कि जब आप ठोस बुनियादों पे कुछ करने के काबिल नहीं होते तो आपकी पॉलिसियों में तजाद आता है। एक तरफ तो आपके पूरा एजेंडा था
कि ब्लैक मनी वालों को पकड़ा जाएगा, कौमी ख़जाना जो टैक्स नहीं देते थे, छुपा के रखते थे, या जिन्होंने बाहर कंपनियां बनाई हुई थी उस पे आप लेके चलते हैं तो आप 6 महीने 7 महीने बाद वहाँ पे नाकाम होके फिर वही खाकान अब्बासी वाली जो एमनेस्टी स्कीम देते हैं आप एक आर्डीनेंस के ज़रिए। आर्डीनेंस की कोई गारंटी नहीं है, अगर आपने चलना है तो फिर खुले दिल से आप इसको कौमी असम्बली में कानून साजी करवाएं ताकि एतमाद हो कि 15 साल तक दोबारा उनके साथ धोखा नहीं होगा जो अपनी खुफिया वैसे कहा यह जा रहा है कि इसे ऑर्डिनेंस के लेकर आएंगे और बाद में इसे फाइनेंस बिल के साथ शामिल किया जाएगा, फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाया जाएगा। इस वक्त अशफाक तोला साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर टैक्स उमूर हैं। तोला साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पाकिस्तान में आम रिवायत है कि हर हुकूमत एमनेस्टी स्कीम लेकर आती है, यही हम देख रहे हैं कि 12 महीने में दूसरी एमनेस्टी स्कीम जो है वो तैयार है। आप क्या समझते हैं इसकी कामयाबी, ये जो आने वाली स्कीम कही जा रही है, इसकी कामयाबी किन चीजों से मशरूत है? तोला साहब देखिए, एमनेस्टी स्कीम का आना इतने कलील अरसे में दूसरी दफा आना ये एक बड़ी सोच की बात है, और मैं ये समझता हूँ कि एमनेस्टी स्कीम को कामयाब अगर गवर्नमेंट ने करना है तो उसको अवामी स्कीम बनाना होगा। मैं जो समझता हूँ, जो मीडिया के जराए हमें बता रहे हैं या जो सोशल मीडिया पे ये जो प्रेजेंटेशन आ रही हैं, इसके तहत कुछ चीजों के लिए गवर्नमेंट को मजीद इसमें बेहतरी लानी पड़ेगी, और जैसे कि रेट इनको कम रखना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा मैं जो कहूँगा कि फॉरेन एसेट्स पे आप ज्यादा से ज्यादा आप उनको मेरा ख्याल है रेट रखें और उनको कहेंगे जी मुल्क में पैसा वापस लाओ। अगर आपने वहीं रखने देना है तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मेरा ख्याल है कोई बेहतरी आएगी। दूसरी तरफ ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जी FBR वैल्यू पे, जो ये जराए बता रहे हैं कि FBR वैल्यू पे ही आपको 7.5% देना है और आपका वो जो प्रॉपर्टी है उसको आप रेगुलराइज कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो मसला तो FBR वैल्यू का है ही नहीं। FBR और मार्केट डिफरेंस का जो बहुत बड़ा डिफरेंस है उसकी वैल्यू का है, तो आप तो दावत दे रहे हैं कि अगली एमनेस्टी फिर 1 साल बाद मुझे लानी पड़ेगी, क्योंकि वो जब डिक्लेयर करेगा FBR वैल्यू पे और जब इसको मार्केट वैल्यू पे पैसे मिलेंगे तो वो कहाँ लेके जाएगा? वही फिर ग्रे मार्केट शुरू हो जाएगी और वही जो अंडरग्राउंड इकोनॉमी है वो परवान चढ़ेगी। तो मैं ये समझता हूँ उसकी आसानी, मेरा ख्याल है इसमें कुछ चीजें इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड, अभी तक तो जो स्क्रीनशॉट्स हमने देखे हैं प्रेजेंटेशन के तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही हैं कुछ चीजें, और कुछ चीजें अच्छी भी हैं। जैसे कि आप देखें बहुत आसानी से उन्होंने बेनामी एसेट्स को उन्होंने कहा कि जी आप लेके आइए, तो कुछ चीजों में इनको अभी गौर तलब है चीजें, और गौर तलब करने के बाद इनको देखना पड़ेगा कि अशफाक साहब, मईशत की दस्तावेजी के लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये एमनेस्टी स्कीम जो है उसके लिए कारगर साबित होगी या फिर भरपूर इस्लाहाती निजाम की जरूरत है सिस्टम को? एमनेस्टी स्कीम उस वक्त कामयाब होती है जब अगर बाजार लोग इसका फायदा उठाएं और इनके दिलों में डरो खौफ हो कानून का। असल में इसमें मसला ये है कि पिछली मरतबा से नताइज बेहतर आ सकते हैं मजमूई तौर पे। इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि ये नताइज इस वजह से बेहतर आएंगे कि हुकूमत की अपनी ओनरशिप होगी। पिछली गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम जब लेके आए थे और बजट के बाद जब वो चले गए थे तो वो जो मेरा ख्याल है आपके जो केयर टेकर सेटअप था वो मेरा ख्याल है कंप्लीट फ्लॉप रहा इस एमनेस्टी स्कीम को चलाने में। और मेरा ख्याल है उस वक्त जो फॉरेन डिक्लेरेशन में काफी अभाव था वो अभाव अब उस तजर्बे की रोशनी में मेरा ख्याल है दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि ओनरशिप जो है वो बड़ी काउंट करती है, और जाहिर है कि जो एक नो वाली चीज थी। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं पाकिस्तान में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के हवाले से जो इस वक्त फिजा है और जिसमें एक नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है वो लाई जा रही है। क्या पाकिस्तानी इसमें रोल अदा करेंगे? क्या वो पाकिस्तानी जिन्होंने ब्लैक का पैसा या वो अनडिक्लेयर्ड इनकम, अनडिक्लेयर्ड एसेट्स उनके हैं, वो इसको इस हुकूमत की कॉल पे लब बैक कहेंगे? तारिक चौधरी साहब, जो तजर्बा रहा पाकिस्तान का इस हवाले से मजीद क्या मुख्तलिफ हो सकता है कि चीज़ें अच्छी हों? देखिए, एक तो ये जो एमनेस्टी स्कीमें आती हैं हमेशा ये कोई मेरे या आप जैसे आम लोगों के लिए नहीं होती। इसका बुनियादी मकसद तो ये है उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने एसेट्स जो हैं
वो छुपाए होते हैं, कहीं डिक्लेयर नहीं किए होते या पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किए होते हैं। बाज़ औक़ात माजी में इस तरह की स्कीमों का फ़ायदा किसी ख़ास तबके को या किसी ख़ास शख्सियत को पहुँचाना भी रहा है, ऐसे इल्ज़ाम भी लगते रहे हैं और बहुत से लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया है। ये जो गुज़श्ता हुकूमत थी, इसकी जो एमएसए स्कीम थी वो भी एक अच्छी स्कीम थी, लेकिन उससे फ़ायदा इसलिए नहीं उठा सके। ये जो अशफाक तोला साहब ने कहा कि चूँकि वो एक ट्रांजेक्शन थी, वो उनकी स्कीम आई और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई और उसको फिर उस तरह से ओनरशिप ना दी जा सकी। इसके बावजूद मेरा ख्याल है, आपको शायद याद हो, कुछ बिलियन रुपए जो थे वो आए भी थे, कुछ बिलियन रुपए के जो इक्विवेलेंट एसेट्स गालबन आए थे, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है। अब ये जो स्कीम है इससे भी फ़ायदा उठाया जा सकता है, लेकिन बुनियादी इशू और है। मैं आपको एक बिल्कुल आम रोज़मर्रा की मिसाल दूंगा। किसी बाज़ार में, किसी गली में, मोहल्ले में, बाज़ार में कोई हंगामा हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कोई जुलूस निकले, तो सबसे पहले दुकान बंद होती है, शटर बंद होता है। इसका मतलब ये है कि जो सरमाया है वो सबसे बुज़दिल और सबसे डरपोक चीज़ होती है। जैसे ही खौफज़दा होता है, जैसे हालात ख़राब होते हैं, वो छुप जाता है और वो कहीं गायब हो जाता है। वाह, क्या जबरदस्त जबरदस्त जी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि जब हुकूमत आई थी तो सबसे पहले उन्होंने ऐसा माहौल पेश किया, शायद वो कोई सोच समझी पॉलिसी हो, ऐसी नक्शागरी की, ऐसी हालात बताए और ऐसी दिगरगूज सूरत बताई जिसके नतीजे में सरमाया छुप गया। जो पाकिस्तान से बाहर से अंदर आना था वो भी नहीं आ सका और जो पाकिस्तान में था वो या तो बाहर चला गया या छुपा लिया गया। उसके बाद सबसे बड़ा काम ये हुआ कि हमारे यहाँ प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है उसकी वजह से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है। 2-3 बड़े प्रॉपर्टी टाइकून थे, उनके खिलाफ जब कार्रवाई शुरू हुई, वो अदालती कार्रवाई थी, हम उस पर बात नहीं करेंगे, उसकी वजह से सर्कुलेशन रुक गई। अब हमारे यहाँ एतमाद नहीं आ रहा। जब तक हम कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों को इस तरफ राग़िब नहीं करेंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर पैसा है वो बाहर आए, जो पाकिस्तान से बाहर पैसा पाकिस्तानियों का है वो अंदर आए, जब तक ये कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करेंगे, जब तक ये कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा, अनवार हाशमी साहब, ये कॉन्फिडेंस हमारा अपने आप पे, ये कॉन्फिडेंस हमारा हुकूमत पे या हुकूमत का खुद अपने आप पे, क्या कहेंगे इस कॉन्फिडेंस पे? देखिए, एक तो हमारी शोहरत बड़ी है कि हम बहुत शुरफा हैं, जिसमें सियासतदान भी हैं, इसलिए वो कोई भी इस तरह के एसेट्स और वो डिक्लेयर नहीं करते। ये वाली चीज़ भी है, क्योंकि माजी में भी यही देखा है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आर्डीनेंस के फौरी बाद आपको कानून जो है वो बनाने की यकीन दहानी करनी पड़ेगी, तो फिर शायद कुछ रिस्क ले सकें। वरना अगर सियासतदानों ने डिक्लेयर कर दी तो उनकी तो सियासी जो कश्ती है वो मज़ीद डूब जाएगी। अभी आप ज़बानी बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो आर्डीनेंस में बात लिखी गई है, एक नुक्ता जो असद उमर साहब ने बताया है कि वो चाहेंगे कि रियल स्टेट में ये पैसा इन्वेस्ट ना हो, इंडस्ट्री की तरफ इन्वेस्ट हो। ये एक बड़ी बारीक नुक्ता है कि पाकिस्तान में अभी सिर्फ रियल स्टेट का बिजनेस है, जिसकी वजह से लोग अगर पैसा डिक्लेयर भी करेंगे तो वो चाहेंगे कि फौरन महफूज हो जाए। इंडस्ट्री को तो टाइम लगेगा बहाल होते हुए, उसमें रिस्क है पैसा ज़ाय होने का। तो ये पूरी तफसीलात हुकूमत की सामने आएंगी, तो फिर पता चलेगा कि कौन कौन जो है वो। फेयर एनफ, आपका कमेंट आ गया। नाउ रफत साहब, अब जाते जाते कुछ बात हो जाए एडिशनल आईजी सीटीडी कामरान फजल साहब की। एक 2 दिन से हम देख रहे हैं कि एक तमाशा लगा हुआ है पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर। फ़हीमुज़्ज़मान साहब जो हैं उनके खिलाफ तो पूरी पुलिस फोर्स जो है वो बड़ी मुतहर्रिक हो गई थी। यहां पर कोई एक्शन जो है वो 20 घंटे बाद, 22 घंटे बाद कॉल हुआ। क्या कहेंगे आप रफत साहब? देखें, फ़हीमुज़्ज़मान ने उस अपने इक़दाम पर माफ़ी भी मांग ली थी और सोशल मीडिया पे भी कहा, मीडिया पर भी कहा, लेकिन उनके घर पुलिस भी गई, छापा भी मारा, गिरफ्तार करने की कोशिश भी की। लेकिन अगर बिल्कुल ये अगर कहते हैं मदीना जैसी रियासत की एक बात आती है तो उसमें सब मसावात होती है। मेरे ख्याल में जो एडिशनल आईजी सीटीडी हैं इनके खिलाफ भी उसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। और सोशल मीडिया पे आने के बाद वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया, आईजी सिंध ने नोटिस ले लिया। आईजी सिंध तो सूबे की जो अमन अमान की सूरत हाल नहायत मखदूश है। कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। आप डिस्ट्रिक्ट साउथ में देख लें, पैदर पे वाक़यात हो रहे हैं, फायरिंग के, डकैती के, गाड़ियाँ छीनने के। लेकिन आईजी साहब जो हैं वो लेक्चर करवाने में हर वक्त मसरूफ रहते हैं। वो आप आईजी ऑफिस में अपने लेक्चर करवाते हैं, वहां पे वो फनकारों से, अदाकारों से, उसके बाद तजियाकारों से, माहिर माशियात को बुलाकर एसएसपीज और डीआईजी की सतह के अफसरान, अच्छी बात है क्योंकि वैसे भी वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर कलीम इमाम उनका नाम है, तो उस लिहाज से अच्छा है। दरसो तदरीस का पेशा अंजाम दें तो उसमें और ज्यादा तरक्की होगी। अगर जो बुनियादी काम है, जो उनका बुनियादी काम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालना है, वो उसको संभाल
संभालने में नाकाम रहे हैं और वो इस्लामाबाद से हिदायत लेना पसंद करते हैं। हफ्ते में वो जो जुमे से लेकर और पीर तक वो इस्लामाबाद का सफ़र करते हैं। गो कि वो कराची के रहने वाले हैं, इसी अजीज़ाबाद के रिहायशी हैं, लेकिन वो लगता है कि कराची को भूल गए हैं और वो चाहते हैं कि अपना आखिरी वक्तों में जब वो रिटायर हो रहे हैं तो इस शहर से रिटायर हों। उसके लिए परफॉर्मेंस चाहिए होती है। उनसे पहले जो IG हजरात थे वो फिर भी दस्तयाब होते थे, वक्त देते थे, मीडिया से मिलते थे और अपने असल प्रोफेशन पे ज़्यादा तवज्जो देते थे। अच्छी बात है लेक्चर दिलवाएं, अच्छी बात है उनकी तरबियत करवाएं, लेकिन साथ साथ अपने बुनियादी काम से मुनहरिफ ना हो, उस पर तवज्जो दें तो बहुत बेहतर है। अमन अमान की सूरत हाल कराची शहर की अच्छी नहीं है। ठीक है, अलार्मिंग है और जाहिर है कि उससे उन्हीं को निमटना है, उन्हीं की सरबराही में जो है आगे बढ़ना है, इस मुल्क को आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया रफत सईद, तारिक हाशमी और अनवार हाशमी और तारिक चौधरी साहब, आप प्रोग्राम में शरीक रहे। नाज़रीन इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।